Good morning, dear students. So, in our today's lecture, we will discuss about the topic disposing of the sewage effluents. Right? In the previous lecture, we studied about the digestion of sludge and what is that process. So, basically, the process of stabilizing of sludge is called as sludge digestion. Now, हमने ये तो पढ़ लिया कि sludge को हम क्या करते हैं, sludge को basically हम digest करते हैं, उसके बाद हम उसको dispose कर देते हैं basically on land, right? एंड जो हमारा सीवेज का दूसरा पार्ट था, ट्रीटेड सीवेज के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्लज, एक होता है एफ्लेंट। एफ्लेंट मतलब जो लिक्विड सीवेज है, राइट? नाउ ये जो लिक्विड सीवेज है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बीइंग स्टेबलाइज हो चुका है, ट्रीटमेंट इससे बहुत मिल चुका है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद लगभग इससे सारी इंप्योरिटी रिमूव हो जाती है 80-90%। नाउ इट नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, राइट? सो where are the places where generally it is being disposed of? Yes, so in today's lecture we will study that topic. So generally there are two methods of disposing of the sewage effluent. एफ्लुएंट से आपको याद रखना है दैट लिक्विड पार्ट ऑफ द सीवेज एंड स्लज इज द सॉलिड पार्ट ऑफ सीवेज, मतलब जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हुआ है। तो एफ्लुएंट को जनरली हम दो तरीके से डिस्पोज करते हैं। द फर्स्ट प्रोसेस इज डाइल्यूशन, दैट इज डिस्पोजल इन वाटर, एंड द अनदर प्रोसेस इज एफ्लुएंट इरिगेशन और ब्रॉड इरिगेशन और सीवेज फार्मिंग और सिंपली डिस्पोजल ऑन लैंड। तो या तो उसको हम पानी में डिस्पोज कर सकते हैं या हम उसको लैंड में डिस्पोज कर सकते हैं। अब आप लोगों को भी ये पता होगा कि जनरली जो डिस्पोजल होता है दैट इज बीइंग डन ऑन वाटर बॉडी। तो जो हमारा पहला प्रोसेस है दैट इज डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन, हम जनरली उसे यूज करते हैं क्योंकि वो इजीली होता है हमारे लिए, इजीली अवेलेबल भी होती है वाटर बॉडीज, राइट? सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में, disposal by dilution के बारे में, right? So disposal by dilution is the process where the treated sewage or the effluent from the sewage treatment plant is discharged into a river stream or a large body of water such as a lake or sea. The discharged sewage in due course of time is purified by what is known as self purification process of natural water, right? तो बेसिकली क्या होगा, जब हम इस सीवेज को वाटर बॉडी में थ्रो करेंगे, तो क्योंकि ऑल्दो इट इज बीइंग ट्रीटेड लेकिन अभी भी उसमें कुछ इम्प्योरिटी तो है, तो वो क्या करेगी, वो उसको क्या कर सकती है, इम्प्योर कर सकती है। लेकिन ये जो रिवर वाटर बॉडीज होती हैं, बेसिकली जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है विच इज नोन एज सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रोसेस। ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए जनरली हम वाटर बॉडी में डिस्पोज भी करते हैं क्योंकि इनमें सेल्फ प्योरीफाई होना मतलब खुद से प्योरीफाई होने की इनमें एक प्रोसेस रहती है, इनमें एक कैपेबिलिटी रहती है, राइट? तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम ये जो वाटर बॉडी है ये अपने आप को खुद से प्योरीफाई कर लेती है, राइट? सो दैट इज वाई कितना ट्रीटमेंट हमें सीवेज को देना है, राइट, बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू एनी रिवर स्ट्रीम, तो वो सिर्फ उस पर ही डिपेंड नहीं करेगा कि सीवेज कितना इम्प्योर है, बट इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हाट इज द सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ दैट रिवर स्ट्रीम, राइट? मतलब जिस रिवर स्ट्रीम में हम उसको डिस्पोज करने वाले हैं उसके बाद वो उसकी सेल्फ प्योरिफिकेशन पावर पे भी डिपेंड करेगा। तो इस समबडी आस्क यू कि कितना ट्रीटमेंट, डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट किसी सीवेज को देना है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो यू विल ऑब्वियसली आंसर दैट इट विल डिपेंड अपॉन द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट। तो यस, it will depend on that impurity present in it, but it will also depend on the self purification capacity of the river in which it is to be disposed after treatment. तो ये इस पे भी डिपेंड करता है, that is why we need to study about what is this self purification power of water या river stream, right? So first of all let us study what are the conditions favoring disposal by dilution. तो कौन कौन सी conditions में हम dilution method से dispose करते हैं? तो पहला जो condition है that is when the sewage is comparatively fresh एंड फ्री फ्रॉम फ्लोटिंग एंड सेटलेबल सॉलिड्स। मतलब जब सीवेज को जिस समय ट्रीटमेंट मिला है फटाफट से उसको एकदम डिस्पोज करते हैं हम, वो ज्यादा उसको ट्रीटमेंट दिए हुए ज्यादा टाइम ना हो और उसमें कोई भी फ्लोटिंग और सेटलेबल सॉलिड्स ना प्रेजेंट हो, राइट? देन व्हेन द डाइल्यूटिंग वाटर हैज अ हाई डीओ कंटेंट। डाइल्यूटिंग वाटर मतलब जिस पानी में आप उसको डाल के उसको डाइल्यूट कर दे रहे हैं, डाइल्यूट करना मतलब सीवेज में कुछ इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन होगा, तो जब हम उसे डाइल्यूट कर देंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा बहुत, राइट? तो जिस पानी में हम डाइल्यूट करने के लिए उसे डाल रहे हैं यानी डाइल्यूटिंग वाटर यानी रिवर वाटर, उसका जो डीओ कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हो, ऑब्वियसली दैट शुड बी लार्जर क्योंकि इंप्योरिटी उसको कम कर देंगी, राइट? Then when the diluting water are not used for the purpose of navigation or water supply for at least some reasonable distance of the downstream from the point of sewage disposal. इसका मतलब जहाँ पे हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं उस पॉइंट से अप टू सम रीजनेबल डिस्टेंस तक जितना पानी है वो ना तो नेविगेशन के लिए यूज होता हो ना ही वो किसी वाटर सप्लाई के लिए यूज होता हो, तो उस कंडीशन में हम डिस्पोज करेंगे, राइट? एंड व्हेन द flow currents of the diluting water are favorable, causing no deposition of
एक्वेटिक और डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। मतलब जो करेंट्स है, वाटर करेंट मतलब फ्लो करेंट है उस वाटर बॉडी में, वो रीजनेबल फेवरेबल होना चाहिए सो दैट जो भी इम्प्योरिटी उसमें हम थ्रो कर रहे हैं वो डिपॉजिट ना हो और एक्वेटिक लाइफ को कोई हार्म ना हो। तो जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन वी डिस्पोज द we do the disposal by the dilution method. So these were the condition which favor the disposal by dilution, right? Now एक फैक्टर होता है which is called as dilution factor, right? तो ये dilution factor के ऊपर डिपेंड करता है, right? कि आपको कितना डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट सीवेज को देना है। मैंने भी बोला वो डिपेंड करता है कि पानी की सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टी कितनी है, राइट? तो उसको हम कैसे देखते हैं, उसको हम देखते हैं इस टर्म डाइल्यूशन फैक्टर से। तो बेसिकली जो आपका डाइल्यूशन फैक्टर होता है ये क्या होता है कि DF, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपका, DF जो होता है दैट इज डिस्चार्ज इन द रिवर, डिस्चार्ज इन रिवर मतलब रिवर जिसमें भी आप थ्रो कर रहे हैं उसमें कितना डिस्चार्ज प्रेजेंट है टू द सीवेज क्वांटिटी, जितना सीवेज आप उसमें डिस्पोज कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा डाइल्यूशन फैक्टर होता है। नाउ अगर डाइल्यूशन फैक्टर आपका 500 से ऊपर आया है, राइट, तो इस केस में आप रॉ सीवेज को डायरेक्टली रिवर में थ्रो कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि जो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट हमें सीवेज को देना है वो इम्प्योरिटी के साथ साथ उस पर भी डिपेंड करता है कि जिस वाटर बॉडी में आप उसको थ्रो कर रहे हैं उसकी कैसी क्वालिटी है। तो इनकेस डाइल्यूशन फैक्टर 500 से ज्यादा है, इसका मतलब जब रिवर में डिस्चार्ज कितना है ज्यादा होगा तभी ये 500 से ज्यादा आएगा। तो 500 से ऊपर है तो आप उसे बिना किसी ट्रीटमेंट के भी डायरेक्टली उसमें डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो इट इज अ चॉइस दैट वेदर यू ट्रीट इट और वेदर यू डोंट ट्रीट इट। आप अगर ट्रीट भी नहीं करेंगे तो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकते हैं। देन इज द डाइल्यूशन रेशियो बिटवीन 300 to 500। इस केस में हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना होगा, यानी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक तक हमको ट्रीटमेंट देना होगा सीवेज को। और जब हम एफ्लुएंट को थ्रो कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट है वो 150 ppm यानी 150 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा ना हो। तो हमें कम से कम प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है एंड देन वी कैन थ्रो दैट सीवेज इनटू द रिवर वाटर बॉडी। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज ऑप्शनल। ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा आया तो आप डायरेक्टली थ्रो कर देंगे, दिस इज ऑप्शनल। आप बिना ट्रीट के भी थ्रो कर सकते हैं और ट्रीटमेंट दे के भी। जनरली ट्रीटमेंट करके ही थ्रो किया जाता है बिकॉज डाइल्यूशन फैक्टर इतना आपका लार्ज नहीं आता है, ठीक है। देन बिटवीन 150 to 300 तो ट्रीटमेंट सच एज सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग एंड एसेंशियली केमिकल प्रेसिपिटेशन आर रिक्वायर्ड, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमें लगभग वही ट्रीटमेंट देना होता है कि सेडिमेंटेशन एंड स्क्रीनिंग, राइट। और इसमें बस क्या डिफरेंस रहता है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो 60 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे पहले केस में आपने देखा, सेकंड केस में यहाँ पे 150 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यहाँ पे आपके 60 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ट्रीटमेंट आपको सेम देना है, स्क्रीनिंग एंड सेडिमेंटेशन। अगर डाइल्यूशन फैक्टर लेस देन 150 आ रहा है देन कंप्लीट ट्रीटमेंट हैज टू बी गिवन टू द सीवेज। और जो सीवेज एफ्लुएंट है उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स 30 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो BOD है उसकी वो शुड नॉट एक्सीड 20 ppm, राइट। तो जब डाइल्यूशन फैक्टर 150 से कम आता है तो हम जो पूरा ट्रीटमेंट हमने पढ़ा दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये पूरा ट्रीटमेंट हमें सीवेज को देना पड़ता है बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ। एंड वी ऑल्सो नीड टू चेक कि सस्पेंडेड सॉलिड्स उसमें जो है एफ्लुएंट में वो 30 मिलीग्राम पर लीटर से कम है और उसकी जो BOD है दैट इज अबाउट 20 ppm, मतलब उससे ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए इस डाइल्यूशन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप जो है अपने सीवेज को कितना ट्रीटमेंट देंगे बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, राइट। Now, as I told you that the river water bodies have generally an ability of self purifying them. तो जब ये अपने को सेल्फ प्योरीफाई करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे जो उसको सेल्फ प्योरिफिकेशन में मदद करेंगे। इट इज नॉट अ ऑटोमेटिक प्रोसेस बट सर्टेन प्रोसेसेस वर कंट्रीब्यूटिंग टू इट। सो व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस व्हिच कंट्रीब्यूट टू इट? तो जनरली ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो फोर्सेस आपका प्योरिफिकेशन में रिवर को हेल्प कर रहे हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है फिजिकल फोर्सेस जिसमें आता है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन, सेडिमेंटेशन एंड सनलाइट। सेकेंड वन इज केमिकल फोर्सेस, उसमें आते हैं आपके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल कि ये क्या है और ये कैसे मदद करते हैं एक रिवर को अपने खुद से प्योरीफाई होने में। ये जो आपका पहला फैक्टर है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन, तो बेसिकली क्या होता है आपको भी पता है कि अगर आपके पास एक इम्प्योर सैंपल है, राइट, उसकी क्वांटिटी 10 मिलीलीटर है और आपने उसको एक क्लीन वाटर में डाल दिया जिसकी क्वांटिटी 1 लीटर थी, राइट, 1 लीटर उसका वॉल्यूम था और जो आपके पास इम्प्योर सैंपल है उसकी क्वांटिटी 10 मिलीलीटर है।
जब आपके पास 10 मिलीलीटर इम्प्योर सैंपल है तो हाईली इम्प्योर है, लेकिन एज सुन एज आपने उसको 1 लीटर पानी में क्लीन वाटर में डाल दिया तो आप देखेंगे कि क्लीन वाटर तो गंदा हो गया, खराब हो गया, लेकिन वो जो इम्प्योर सैंपल था उसकी इम्प्योरिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो अब क्या हो चुका है, डाइल्यूट हो चुका है बाय क्लीन वाटर। तो यही पहला प्रोसेस है कि जब हम जो सीवेज होता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में डालते हैं जो कि रिवर में प्रेजेंट होता है, तो वो क्या हो जाता है, वो रैपिडली से डिस्पर्स हो जाता है, मतलब एकदम से डिस्पर्स हो जाता है और डाइल्यूट हो जाता है। तो इस वजह से जो उसका कंसंट्रेशन है, देखो ऑर्गेनिक मैटर तो उतने ही प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मिलीग्राम पर लीटर, अब ये जो वॉल्यूम है बहुत बढ़ चुका है, तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। डोंट गेट कंफ्यूज कि ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएंगे, वो उतने ही रहेंगे, लेकिन जो उनका कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, और जब कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो इसका मतलब उनका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। सो इस तरीके से रिवर अपने आप को क्लीन करती है। जो पहला प्रोसेस है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन, मतलब सीवेज उसमें खुद से आके क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, राइट। अनदर वन इज सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन कैसे होता है रिवर में, आप ये सोच रहे होंगे, तो सिंपली क्या होता है, जो रिवर बेड होता है आपको पता है वहां पे जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं होता। तो रिवर बेड पे क्या होता है, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, अगर हमारे सीवेज जिसको हमने थ्रो किया उसमें सॉलिड्स प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे, इस रिवर बेड में अपने आप सेटल होने लग जाएंगे, क्योंकि वहां पे फ्लो बहुत कम होगा। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, नेचुरल सेडिमेंटेशन, राइट। तो नेचुरली सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो इस तरीके से भी रिवर अपने आप को क्लीन करती है। जो दूसरा प्रोसेस है यानी सेडिमेंटेशन, मतलब रिवर बेड में सॉलिड्स खुद से सेटल होने लग जाते हैं ड्यू टू लो फ्लो, और इस तरीके से रिवर गेट्स टू क्लीन इटसेल्फ। द थर्ड प्रोसेस इज सनलाइट। तो बेसिकली सनलाइट कहाँ पे हेल्प करती है, सनलाइट हेल्प करती है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, और क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। लेकिन ये सब किसके प्रेजेंस में होता है, सो दिस इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेसिकली क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, वो क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्व करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑक्सीजन रिलीज करेंगे बाय द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। नाउ इस फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है दैट वुड बी यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थ्रू ऑक्सीडेशन, राइट। जो नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रोसेस, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन यूज होगी, ये कहाँ से आएगी, ये आएगी जो भी आपके प्लांट्स हैं रिवर वाटर बॉडी में, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सनलाइट में ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो इस तरीके से उसके अंदर अपने आप ऑक्सीजन बढ़ जा रही है, रिवर वाटर बॉडी के अंदर जो कंज्यूम भी हो रही थी ऑर्गेनिक मैटर से वो बढ़ती जा रही है, और इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी को डिकम्पोज करेंगे, राइट। तो ये तीन प्रोसेस तो थे फिजिकल प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में सिंपली जो मैंने आपको भी बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो भी ऑक्सीजन रिलीज होगी दैट वुड बी यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, इन ऑर्डर टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, राइट। तो इसीलिए जैसे जैसे क्या होगा, ये ऑक्सीजन यूज करते रहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन तो होगी, लेकिन ये डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन फिर से कहाँ से हो जाएगी, ये जो ऊपर आपका सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, तो ये कंटिन्यू होता रहेगा कि रिवर वाटर बॉडी में ये फोटोसिंथेसिस होगा, वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को ऑक्सीडेशन कर देंगे। उसका ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है जिस प्रोसेस में, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगे और उसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी ऑटोमेटिकली हो रहा है रिवर स्ट्रीम के अंदर, तो इसलिए वो खुद से प्योरीफाई हो रही है। लास्ट केमिकल प्रोसेस जो है दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में जनरली क्या होता है कि रिडक्शन प्रोसेस में जो है ऑर्गेनिक मैटर जो कि नीचे सेटल हो गया, राइट, सेटल्ड एट द बॉटम, उसको क्या किया जाता है, उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, राइट। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है, दैट इज कन्वर्ट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया तो क्या कर रहे हैं, आपके ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं थ्रू द ऑक्सीजन, बट एनोरेबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर बॉटम में सेटल हो गया उसको स्प्लिट करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्टेड कर देते हैं, राइट, लिक्विड एंड गैसेस। और फिर उसके बाद जब ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर एरोबिक बैक्टीरिया अगेन इसके ऊपर एक्ट करता है और ऑक्सीडाइज करके उनको स्टेबल कर देता है। तो रिडक्शन में बेसिकली क्या होता है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है वो कन्वर्ट हो जाता है सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल उसमें ऑर्गेनिक मैटर में, एंड देन तब वो एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू स्टेबलाइज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इन 5 फोर्सेस के थ्रू रिवर वाटर बॉडी क्या करती है, खुद को स्टेबलाइज करती है, खुद को प्योरीफाई करती है। हमने कहीं पे भी कुछ सप्लाई नहीं किया, रिवर वाटर बॉडी
बॉडी खुद ही नेचुरल फिनोमिनन के थ्रू अपने आप को ओवर अ टाइम प्योरीफाई कर लेती है. अब ये प्योरिफिकेशन एकदम से नहीं होता कि जैसे ही आप रिवर वाटर बॉडी में उसको डिस्पोज करेंगे वो प्योरीफाई हो जाएगा. इट टेक्स टाइम, बट व्हाट हैपेंस, इट हैज अ हीलिंग प्रॉपर्टी. हीलिंग प्रॉपर्टी मतलब खुद को प्योरीफाई करना रिवर वाटर बॉडी की क्या है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है. तो दैट इज वाई जनरली हम डिस्पोजल ऑन वाटर करते हैं, एंड ये होता है आपका सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर स्ट्रीम. नाउ ये प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में डिटेल में वील स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर कि कौन कौन से जोन ऑफ पॉल्यूशन फॉर्म होता है रिवर स्ट्रीम में. टिल नाउ टुडे वी विल जस्ट स्टडी कि क्या होता है सेल्फ प्योरिफिकेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस व्हिच हेल्प इन द सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर स्ट्रीम. So I hope this topic is clear to you. If there is any doubt, you may ask me. Thank you.